हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। पॉलिटिशिया चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट पर चर्चा करेंगे। यह विषय वर्तमान में काफी सुर्खियों में है। आईएएस से संबंधित व अन्य आपकी जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं उसमें करंट अफेयर से संबंधित यह विषय है। दूसरा, दोस्तों, जब हम किसी विषय पर कोई राय बनाते हैं, कोई एडवाइस बनाते हैं, तो यदि उस राय के पीछे हमारे पास उसकी सटीक जानकारी है, संपूर्ण जानकारी है, तो आपकी राय में जो है सत्यता होता है, वजन होता है और लोग उन बातों को सुनते हैं। तो कोशिश करेंगे सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को समझने की, उसकी बारीकियों को समझने की, देश में चल रहे गतिरोध क्यों ये सुर्खियों में बना है उसे भी समझेंगे। आई होप आप वीडियो एंड तक देखेंगे। यदि वीडियो आपको पसंद आता है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिशिया चैनल को सब्सक्राइब। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट, जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। अब इसके अगर इतिहास की बात की जाए तो दोस्तों, सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है, इतिहास के पन्नों के आधार पर अगर देखें तो जब भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा या ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, मैंने हिस्ट्री की आपका जो पॉलिटी की क्लास ली है, आप उसमें जाकर ब्रिटिश इतिहास को पढ़ सकते हैं कि अंग्रेजों के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो 1600 में भारत आई। सबसे पहले उन्होंने मद्रास जो है उसे कैप्चर किया। मद्रास के बाद उन्होंने बॉम्बे कैप्चर किया। बॉम्बे को कैप्चर करने के बाद 1698 में, या कहा जाए तो 1698 में, तीन गांव जो है अंग्रेजों ने या ईस्ट इंडिया कंपनी ने वहां के जमींदार से खरीदे। और वो तीन गांव थे सूतानाती, गोविंदपुरी और कलिकाता। इन तीनों गांवों को मिक्स करके उन्होंने नया शहर जो है विकसित करना प्रारंभ किया, जिसे कैलकटा के नाम से जाना गया। क्योंकि उस समय का बंगाल वर्तमान के बंगाल से काफी बड़ा था। दोस्तों, उस समय के बंगाल में वर्तमान का पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश, उड़ीसा, झारखंड, बिहार और असम का भाग जो है आता था और उसे संपूर्ण बंगाल कहा जाता था। तो आप समझ सकते हैं बंगाल जो है बहुत काफी विस्तृत क्षेत्र था, पहली बात। दूसरा, बंगाल गंगा नदी का क्षेत्र है और इस कारण से सबसे ज्यादा उपजाऊ है। अंग्रेजों का मेन मकसद भारत में प्रॉफिट कमाना था और बंगाल से ज्यादा प्रॉफिट मुझे नहीं लगता अंग्रेजों को और कहीं से मिल सकता था, और इसीलिए अंग्रेजों ने अपना फोकस बंगाल में जो है सबसे ज्यादा रखा। 1698 में उन्होंने तीन गांव खरीदे, शहर बनाना प्रारंभ किया। 1764 में जब आपकी बक्सर की वॉर हुई, तब अप्रत्यक्ष रूप से आपका जो है बंगाल के नवाब भी हारे थे। और हारने के बाद वास्तविक रूप में अंग्रेजों ने अपने शासन की स्थापना बंगाल में 1764 के युद्ध के बाद से प्रारंभ की। तो 1764 से लेकर 1911 तक अंग्रेजों के लिए कैपिटल या राजधानी के रूप में कलकत्ता, या कहा जाए तो बंगाल था। 1911 में, क्योंकि 1764 से लेकर 1911 तक अंग्रेज अपने आप को भारत में व्यवस्थित कर रहे थे, प्रशासन को व्यवस्थित कर रहे थे। 1911 तक आते आते ब्रिटिश सरकार को यह बात पूरी तरह से समझ आ चुकी थी कि अब भारत जो है ब्रिटिश सरकार का पूर्णतः उपनिवेश या कॉलोनी बन चुका है। तो अब इस पर शासन करने के लिए हमें केंद्र में बैठना होगा, सेंट्रल में बैठना होगा। और उस सेंटर के लिए आपका जो है दिल्ली को चुना गया और इसीलिए 1911 में दिल्ली को एज अ कैपिटल बनाया गया। तो दोस्तों, कैलकाटा से दिल्ली ट्रांसफर हुई। जब दिल्ली को कैपिटल बनाया गया, तो अब दोस्तों क्योंकि कैपिटल बन रही है तो कैपिटल के आपके जो है आर्किटेक्ट जो है या बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन भी करना होगा। उस समय के दो महान आर्किटेक्ट जो हैं आपके एडविन लुटियंस एंड हर्बर्ट बेकर, ये दोनों उस समय के ग्रेट आर्किटेक्ट थे। एक लंदन से संबंधित थे और दूसरे साउथ अफ्रीका से। इन दोनों को जो है भारत में या दिल्ली में आपका जो है कंस्ट्रक्शन का काम दिया गया और दिल्ली की प्रशासनिक आपके जो भवन है उन्हें बनाने का आपका जो है जिम्मेदारी इन्हें दी गई। और उन प्रशासनिक भवनों में सबसे पहला जो भवन था, जिसे पार्लियामेंट कहा जाता है, उसका दायित्व भी इन्हें दिया गया। पार्लियामेंट की जो बिल्डिंग है उसे 1921 में बनाना प्रारंभ किया गया। उस समय के इंडिया के जो वायसराय हैं वो आपके लॉर्ड इरविन थे। उन्होंने आपका जो है जनवरी 1927 में इसका इनॉग्रेशन किया, या कहा जाए तो इसका उद्घाटन किया। तो ये तो आपका दोस्तों, ये जो सेंट्रल विस्टा है, ये आज का विषय नहीं है, ये 1911 से ही विषय है। सेंट्रल विस्टा का अर्थ क्या है? प्रशासन का सेंटर का क्षेत्र, केंद्र का क्षेत्र, जहां पर सारे प्रशासनिक भवन या सारी प्रशासनिक व्यवस्था उपस्थित होती है। तो इसी कारण से वो सेंट्रल विस्टा आपका जो है वो दिल्ली में आपका हमेशा से उपलब्ध था। अब उसे भारत सरकार द्वारा रीडेवलप किया जा रहा है, उसे
भारत की वर्तमान सरकार द्वारा या वर्तमान की जो एनडीए सरकार द्वारा जो है उसे रीडेवलप किया जा रहा है। दोस्तों, ये आपका एक छोटा सा हिस्ट्री का पार्ट था आपका जो है सेंट्रल विस्टा का। अब एक बार गूगल अर्थ की मदद से वास्तविक रूप में उन सारे एरियाज को देखते हैं जिनमें इन प्रोजेक्ट या सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट के अंतर्गत उन क्षेत्रों को रीडेवलप किया जाना है, पुनर्संरचना उनकी की जानी। तो एक बार मैप में उन्हें देखते हैं, फिर गहराई से इस विषय की चर्चा करते हैं। तो दोस्तों, गूगल अर्थ की मदद से इंडिया की पॉलिटिक्स का जो सेंटर है, कहा जाए तो जो दिल्ली है, देखते हैं उस दिल्ली को, और दिल्ली के उन इंपॉर्टेंट एरियाज को भी देखते हैं जो इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल किए गए। दोस्तों, सबसे पहला जो एरिया है वह है पार्लियामेंट। आप देख सकते हैं एक राउंड शेप का पार्लियामेंट है। ये आपका ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है दोस्तों, और उसी के जस्ट नियर बाई न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है आपकी ट्रायंगल या कहा जाए तो त्रिभुज के आकार में बनाई जा रही है, कंस्ट्रक्ट की जा रही है। दोस्तों, ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग जो है वो 1921 से बनना प्रारंभ हुई, जो लगभग वर्तमान में इसके 100 वर्ष संपूर्ण हो चुके हैं। और उसी के नियर बाई ही आप देख सकते हैं नई बिल्डिंग आपका जो है उससे बड़े क्षेत्र पर बनाई जा रही है, और उसका शेप भी जो है पहले या पुरानी बिल्डिंग से आपका जो है अलग है, क्योंकि पहले की बिल्डिंग गोल आकार की है और न्यूली बिल्डिंग त्रिभुज के आकार की है। दूसरा एरिया जो इस सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है दोस्तों, वो दूसरा एरिया है आपका तीन मूर्ति भवन या त्रिमूर्ति भवन भी कह सकते हैं। तीन मूर्ति भवन जो है दोस्तों, वह वास्तविक रूप में भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका आवास स्थान था जब तक वह भारत के प्रधानमंत्री थे, क्योंकि 1951-52 के प्रथम चुनाव के बाद मरणोपरांत या मरने तक 1964 तक वो भारत के प्रधानमंत्री थे, और 64 तक वो आपका इस क्षेत्र पर निवास करते थे तीन मूर्ति भवन में। 64 के बाद जब उनकी डेथ हुई, तो डेथ के बाद 1966 के आसपास जो है इसे म्यूजियम में बदल दिया गया, और उसी के नियर बाई आपको दिख रहा होगा दोस्तों ये पीएमओ हाउस। उसके बाद के जो भारत के प्रधानमंत्री बने उन सभियों को इस जगह पर आवास के रूप में स्थान दिया गया। तो कहने का मतलब ये जो बड़ा पैच है ये आपका जो है तीन मूर्ति भवन और नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी के रूप में है, और उसी के नियर बाई छोटा सा एरिया है पीएमओ हाउस के रूप में। तो ये भी इस विस्टा का प्रोजेक्ट का आपका जो है पार्ट है। उसके बाद तीसरा आपका इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक दोस्तों, जो 3 किलोमीटर रोड का जो ये पैच का एरिया है, रोड के दोनों किनारों का जो एरिया है, इसे भी आपका सेंट्रल एवेन्यू के रूप में एक इस प्रोजेक्ट में शामिल किया गया है। इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन तक ये जो 3 किलोमीटर की रोड है, इसके दोनों तरफ पर सरकार द्वारा नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, नई फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाएगी, नए तरह की ग्रीनरी और नए कंस्ट्रक्शंस को जो है डेवलप किया जाएगा, ये आपके इस 3 किलोमीटर के पैच में। तो ये भी आपका जो है सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का पार्ट है, राष्ट्रपति भवन से लेकर इंडिया गेट तक। इसके बाद दोस्तों, इस प्रोजेक्ट का दूसरा जो एरिया है वो है आपका इंदिरा गांधी सेंटर फॉर आर्ट, या कहा जाए तो इंदिरा गांधी सेंटर एंड रिसर्च फॉर आर्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। ये आपका जो सेंटर है दोस्तों, ये भी इस 3 किलोमीटर के रोड के किनारे पर ही है, और इस प्रोजेक्ट में इसे भी आपका जो है शामिल किया गया है, और सरकार ने ये दर्शाया है कि इसे डिमोलिश या तोड़कर किसी दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, और सेंट्रल एवेन्यू का जो प्रोजेक्ट है उसमें इस जगह को शामिल किया जाएगा। दोस्तों, इसी प्रोजेक्ट में भारत की पॉलिटिक्स का या एडमिनिस्ट्रेशन की जो दो महत्वपूर्ण बिल्डिंग मानी जाती हैं, जिन्हें ट्विन बिल्डिंग भी कहा जाता है, वो आपका नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, वो भी आपके इस 3 किलोमीटर के पैच में ही आ रहे हैं। आप देख सकते हैं मैप में नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक, इन दोनों को म्यूजियम के रूप में सरकार बनाना चाहती है। ये आपके एरियाज हैं। तो दोस्तों, आपने मैप में देखा, उन सारी जगहों को वास्तविक रूप में देखा जहां पर आपका सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट काम करना है। ठीक है दोस्तों, एक बात आपको अभी मैं सबसे पहले प्रथमतः बताना आवश्यक समझूंगा कि इस प्रोजेक्ट में कई सारी जगहों पर या कई सारी साइटों पर काम होना है, लेकिन वर्तमान में अभी सिर्फ 2 जगहों के ही टेंडर आपके जो है वो ओपन हुए हैं, और वहां पर काम आपका जो है प्रारंभ हुआ है। और इसीलिए किसी भी प्रकार की मन में भ्रांति ना रखें, ये 1 लाख करोड़ का प्रोजेक्ट है, इसमें सरकार के पैसे आपका जो है पूरी तरह से वेस्ट किए जा रहे हैं। पहले उसकी सटीक जानकारी लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो आपने मैप में देखा दोस्तों उन सारे जगहों को जिन पर सेंट्रल विस्टा आपका रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो है
आगे चलाया जाएगा। अब अगर इसे समराइज किया जाए दोस्तों, तो गवर्नमेंट का एक एस्टिमेट है कि इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में लगभग 20,000 करोड़ आपका जो है कॉस्ट आएगी, जिसके अंतर्गत मुख्यतः जो 3 किलोमीटर का एरिया है, जो आपका इंडिया गेट से लेकर राष्ट्रपति भवन का एरिया है, जिसे जनपद भी कहा जाता है या राजपथ भी जो कहा जाता है, उस 3 किलोमीटर का जो आपका ये जो पैच है या जो 3 किलोमीटर का आपका ये जो ब्लॉक है, उसे रीडेवलप किया जाएगा और उसके अंतर्गत आपका न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई जाएगी, एक कॉमन सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा, रेसिडेंस बनाए जाएंगे, दो महत्वपूर्ण, एक पीएम के लिए और एक वाइस प्रेसिडेंट के लिए। आगे अभी हम चर्चा करेंगे क्यों महत्वपूर्ण है। और पीएमओ या प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के लिए भी न्यू बिल्डिंग बनाई जाएगी, ऐसा एक एस्टिमेट बनाया गया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही बिल्डिंगें बनेंगी, इनके साथ साथ और भी कई सारे क्षेत्रों का विकास किया जाएगा। तो ये एक एस्टिमेट है या एक खाका है, जिसमें बताया गया है सरकार द्वारा कि औसतन 20,000 करोड़ आपका जो है एस्टिमेट आएगा और 3 किलोमीटर का ये जो प्रमुख क्षेत्र है, इसे डेवलप किया जाएगा। अब एक एक करके देखते हैं इस प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों, इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत सरकार ने जो आपका बताया है कि जो नई बिल्डिंगें बनाई जाएंगी, उन नई बिल्डिंगों में क्या क्या होगा। सबसे पहला न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग होगी, जिसे सरकार द्वारा बनाया जाएगा। दूसरा, सेंट्रल विस्टा एवेन्यू जो है उसे क्रिएट किया जाएगा। तीसरा, कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरिएट बनाया जाएगा। चौथा, न्यू रेसिडेंस एंड ऑफिस फॉर वाइस प्रेसिडेंट। पांचवा, न्यू रेसिडेंट एंड ऑफिस फॉर द प्राइम मिनिस्टर एंड न्यू फैसिलिटी फॉर IGNCA। IGNCA मतलब इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट। इसके लिए न्यू फैसिलिटीज या नई जगह बनाई जाएगी। तो ये आपकी महत्वपूर्ण बिल्डिंगें हैं जिन्हें इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में बनाया जाएगा। तो अब एक एक करके इनको समझते हैं दोस्तों। अब सबसे पहला, न्यू पार्लियामेंट। जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे दोस्तों, आपने मैप में भी देखा है कि जब जो नई बिल्डिंग है वो जब संपूर्ण बनकर तैयार होगी तो वो इस तरह त्रिभुज के आकार में, ट्रायंगल शेप में होगी। अब आखिर वर्तमान समय में जो चर्चा का विषय है, क्योंकि भारत अभी कोविड से जो है उभर रहा है, ये कहा जाए तो काफी हद तक हमने कोविड की सेकेंड लहर जो है उस पर अपना जो काबू है, उस नियंत्रण जो है वो पा लिया है। और इस कारण से वर्तमान में कई सारे आपके विषय उठ रहे हैं, कई सारे डिबेट उठ रहे हैं कि जब भारत ऐसी महामारी को झेल रहा है तो क्या जरूरत है ऐसे सब्जेक्ट को या ऐसे प्रोजेक्ट को प्रारंभ करने की। तो एक बार इसके विषय में जानकारी लेते हैं कि हमें न्यू पार्लियामेंट की आवश्यकता क्यों है दोस्तों। अब अगर वर्तमान पार्लियामेंट की बात की जाए दोस्तों, पार्लियामेंट की अगर बात की जाती है तो हम राज्यसभा और लोकसभा, ये जो दो हमारे सदन हैं, इन दोनों की बात करते हैं। लोकसभा जनता का सदन है, जिसमें हम स्वयं अपने वोट का अधिकार का यूज करके अपने प्रतिनिधियों को चुनकर भेजते हैं। राज्यसभा में राज्यों की जो विधान सभाएं होती हैं, वो विधानसभा चुनकर अपने सदस्यों को भेजती हैं। तो लोकसभा और राज्यसभा ये दोनों आपका पार्लियामेंट का हिस्सा माना जाता है। लोकसभा और राज्यसभा की वर्तमान स्थिति या पुरानी बिल्डिंग की अगर बात की जाए तो उसकी टोटल सिटिंग कैपेसिटी दोस्तों जो है वो 788 है। मतलब 788 मेंबर उसमें बैठ सकते हैं, जिसमें से 245 मेंबर राज्यसभा में बैठ सकते हैं और 543 मेंबर लोकसभा। अब यह विषय चर्चा का विषय क्यों बना दोस्तों, क्योंकि अगर इतिहास की बात की जाए तो संविधान में 42वां संविधान संशोधन हुआ 1976 में, और उस समय की सरकार ने यह निर्धारित किया कि जो लोकसभा की सीटें हैं उन्हें फ्रीज कर दिया जाए, जमा दिया जाए 2001 तक के लिए। मतलब भारत में जनसंख्या कितनी भी बढ़े, क्योंकि हम लोकतंत्र हैं, यदि जनसंख्या बढ़ रही है तो उनका प्रतिनिधित्व भी बढ़ाना पड़ेगा, उनके प्रतिनिधि भी बढ़ाने पड़ेंगे। लेकिन 1976 में जब 42वां संविधान संशोधन हुआ तो उसने इस बात को रखा कि 2001 तक लोकसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा, सीटें उतनी ही रहेंगी। इसे आप ऐसे समझे कि मान लीजिए एक सीट के पीछे जनता का प्रतिनिधित्व है 10 लाख का, और अगली जनगणना जब 10 साल बाद होती है तो उसी आपकी जनगणना को बढ़ा दिया जाएगा, प्रतिनिधि एक ही रहेगा, सीट एक ही रहेगी। जो आंकड़ा पहले 10 लाख था अब उसे 15 लाख 16 लाख कर दिया जाएगा। तो मतलब एक सीट के पीछे जो जनता है उसका आंकड़ा बढ़ाया जाएगा, ऐसी बात रखी गई आपका जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में 2001 तक के लिए, कि 2001 तक लोकसभा की सीटों को नहीं बढ़ाया जाएगा। हालांकि 84वां संविधान संशोधन पुनः किया गया संविधान में 2001 में, और ये जो समय सीमा थी 2001 तक की उसे बढ़ा दिया गया 2026 तक। तो दोस्तों, लोकसभा की जो सीटें हैं वो 2026 तक के लिए फ्रीज हैं। कहने का अर्थ यह है कि 2026 तक लोकसभा की सीटों को बढ़ाया नहीं जाएगा। लेकिन आपको भी पता है
कि वर्तमान आपका जो चुनाव हुआ है या वर्तमान जो एनडीए की सरकार है उसका कार्यकाल आपका जो है 2019 से प्रारंभ हुआ है और वो 2023 में जाकर समाप्त होगा। 2024 में आपका नया चुनाव होगा जो 2029 तक चलेगा और औसतन इस चुनाव के समय पर आपका जो है चुनाव के दरमियान ही लोकसभा की सीटों को बढ़ाना पड़ेगा क्योंकि आपके संविधान के संशोधन का समय समाप्त होगा। और वर्तमान सरकार की मंशा भी यह है कि 2026 में जब ये आपका समय सीमा समाप्त हो तो लोकसभा की जो प्रतिनिधि आपके जो है प्रतिनिधि की जो सीट संख्या है उसे बढ़ाया जाए। तो अब जो वर्तमान बिल्डिंग है यदि उसमें प्रतिनिधि बढ़ाए जाते हैं तो बैठने की व्यवस्था नहीं है और इस कारण से सरकार ने आपका जो है न्यू पार्लियामेंट जो है उसकी व्यवस्था की है। और ऐसा बताया जा रहा है कि ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग बनेगी उसमें राज्यसभा में जो सिटिंग कैपेसिटी होगी वो बढ़कर 384 हो जाएगी, लोकसभा की जो सिटिंग कैपेसिटी है वो बढ़कर 888 हो जाएगी। इसके साथ साथ एक एडिशनल कैपेसिटी होगी 1272 लोगों की कि जब ज्वाइंट सिटिंग या जब दोनों सदन आपस में आकर बैठे। देखो दोस्तों, भारत के संविधान में कई बार ऐसी परिस्थितियां आती हैं जब दोनों सदनों को एक साथ बैठना पड़ता है जिसे संयुक्त बैठक कहा जाता है। इसे हम पॉलिटी की क्लासेस में देखेंगे। तो संयुक्त बैठक जब होती है, जब दोनों सदन बैठते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था भी चाहिए और इस कारण से ऐसा बनाया जा रहा है न्यू पार्लियामेंट को, उसमें एडिशनल आपकी जो कैपेसिटी है वो 1272 लोगों की हो। और इस कारण से ये न्यू आपकी जो पार्लियामेंट बिल्डिंग है उसे कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और ऐसा माना जा रहा है कि 2022 तक आपका जो ये न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये पूरी तरह से बनकर तैयार हो जाएगी। इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट जो है वो 862 करोड़ है या 862 करोड़ है। दोस्तों ये पहला टेंडर है इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट का जो पूरी तरह से ओपन हुआ है और इसकी लागत है 862 करोड़। दूसरी बात, इस पार्लियामेंट को बनाने की आवश्यकता क्यों है? पहली तो ये सिटिंग कैपेसिटी वाली है दोस्तों। दूसरा, वर्तमान दिल्ली भूकंप के जोन में आता है या कहा जाए तो भारत में जो भूकंप के जोन बनाए गए हैं उन जोनों में दिल्ली का ये क्षेत्र अति संवेदनशील क्षेत्रों में आता है और कई बार भूकंप में आम तरह से आपके झटके महसूस किए जाते हैं। तो ऐसा माना जा रहा है कि ये जो बिल्डिंग है ये वर्तमान समय में अपने 100 वर्ष पूर्ण कर चुकी है और यदि एक छोटा सा भी झटका इस क्षेत्र पर आता है तो यह बिल्डिंग हो सकता है ध्वस्त हो जाए और इस कारण से नई पार्लियामेंट बिल्डिंग को 2022 तक कंस्ट्रक्ट किया जाए। तो ये पहला आपकी बिल्डिंग है जिसे रीस्ट्रक्चर किया जाना है दोस्तों इस प्रोजेक्ट में। दूसरी की बात करते हैं दोस्तों, इसके बाद न्यू पार्लियामेंट के बाद सेंट्रल विस्टा एवेन्यू। दोस्तों ये जो सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है ये 3 किलोमीटर का जो रोड का एरिया है जो इंडिया गेट से प्रारंभ होकर राष्ट्रपति भवन तक जाता है उसे रिकंस्ट्रक्ट किया जाएगा। जैसे कि आप इमेज में देख पा रहे हैं इसके दोनों किनारों पर आपका सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी क्योंकि आपको पता होगा दोस्तों भारत में जब परेड होती है उस परेड के समय पर आपका इस 3 किलोमीटर के एरिया का ही उपयोग किया जाता है। दोनों तरफ पर आपके दर्शक बैठते हैं और बीच से आपका जो है परेड का संचालन किया जाता है। तो इस 3 किलोमीटर के क्षेत्र में आपका जो है पूरी तरह से रिकंस्ट्रक्शन किया जाएगा, ग्रीनरीज बढ़ाई जाएंगी, सिटिंग कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। उसके साथ साथ जो प्रशासनिक भवन पूरे दिल्ली में फैले हुए हैं जिनका सरकार को औसतन 1000 करोड़ से ज्यादा आपका जो है किराया देना पड़ता है उन सभियों को कोशिश की जाएगी इस आपके 3 किलोमीटर के आपके जो है दोनों किनारों पर लेफ्ट और राइट पर नए प्रशासनिक भवन बनाकर जो है व्यवस्थित रूप से रखा जाए ताकि डिपार्टमेंटल आपका जो कोऑर्डिनेशन है वो काफी अच्छे तरीके से हो। आप क्योंकि दोस्तों आप जानते होंगे भारत में एक सामान्य आपका जो है चर्चा चलती रहती है कि भारत में फाइलें घूमती रहती हैं। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि एक विभाग से दूसरे विभाग में फाइल को जाने में ही समय लग जाता है क्योंकि एक विभाग और दूसरा विभाग दोनों अन्य अन्य जगह पर स्थित होते हैं। तो सरकार की यह मंशा है कि इस सेंट्रल विस्टा एवेन्यू के प्रोजेक्ट में आपका जो है नए प्रशासनिक भवन बनाए जाएंगे दोनों तरफ पर ताकि प्रशासन के बीच में जो आपका डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन है वो जल्दी हो सके और भारत के जो काम है जो विकास के काम है उसे प्रगतिशील बनाया जा सके। तो दोस्तों ये जो दूसरा प्रोजेक्ट है ये आपका सेंट्रल विस्टा एवेन्यू है। इसके अंतर्गत आपका जो है रीडेवलपमेंट किया जाएगा। 3 किलोमीटर का एरिया है। इस 3 किलोमीटर के एरिया में आपका कई सारे पेडेस्ट्रियन बनाए जाएंगे, फुटपाथ बनाई जाएगा, न्यू पार्किंग लॉट्स बनाए जाएंगे, ग्रीनरीज बढ़ाई जाएगी, नई एडमिनिस्ट्रेशन बिल्डिंग बनाई जाएगी। और दोस्तों ये दूसरा टेंडर है जो अभी ओपन हुआ है और इसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट है 477 करोड़। दोस्तों आपको इसे याद रखना है, अभी तक सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में सिर्फ 2 ही प्रोजेक्ट अभी स्टार्ट हुए हैं और 2 का ही टेंडर आपका जो है सक्सेसफुल हुआ है। एक है पार्लियामेंट बिल्डिंग का और दूसरा सेंट्रल विस्टा एवेन्यू का। वर्तमान में जो आपका सेंट्रल सेक्रेटरीट है दोस्तों उसमें 22 मिनिस्ट्रीज अवेलेबल हैं जिनमें औसतन
41,000 आपके जो है एम्प्लॉय काम करते हैं। इनके अलावा जो भारत सरकार की मिनिस्ट्रीज हैं वो दिल्ली के अन्य जगहों पर फैली हैं, जिनका सरकार पर किराए का बोझ पड़ता है या सरकार को उन जगहों का किराया देना पड़ता है। सरकार की ऐसी मंशा है कि एक कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट बनाया जाएगा, जिसमें लगभग 51 मिनिस्ट्रीज जो है वो एक साथ आपका जो है बैठ सकेंगी, और उन 51 मिनिस्ट्रीज के एम्प्लॉय एक साथ बैठेंगे ताकि डिपार्टमेंटल कोऑर्डिनेशन अच्छा हो और काम बहुत ही तेज गति से आगे बढ़े। इसका कार्य जो है 2024 तक पूरा किया जाना है, ताकि पूरी तरह से आपका जो है ये सारे सेक्रेटरीट या प्रशासनिक आपकी जो व्यवस्था है वो एक जगह पर आ सके। ये तीसरा प्रोजेक्ट है दोस्तों जो इस आपके सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में शामिल किया जाना है। सेंट्रल सेक्रेटरीट या कॉमन सेंट्रल सेक्रेटरीट के बाद जो नया स्ट्रक्चर बनाया जाना है वो पीएम हाउस है। अब इस पर काफी अभी वर्तमान समय पर चर्चा हो रही है, क्या वास्तविक रूप में पीएम को न्यू हाउस की आवश्यकता है, वो भी इस कोरोना काल में। तो दोस्तों जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे हैं और आपने मैप में भी देखा होगा, आपको दिख रहा है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी एंड ऑडिटोरियम, वहीं पर आपका 3 मूर्ति भवन है और उसके पास ही आपको ये छोटा सा एरिया दिख रहा होगा जिसमें लिखा होगा पीएमओ हाउस। दोस्तों यह पार्लियामेंट से लगभग लेफ्ट में आपका जो है या पार्लियामेंट या प्रशासनिक भवनों के लेफ्ट आपका जो दिल्ली का एरिया है वहां पर स्थित है। और जब प्रधानमंत्री को इस जगह से राष्ट्रपति भवन या आपका जो है संसद जाना होता है तो ट्रैफिक के बीच से जाना होता है, और इस कारण से कई बार ट्रैफिक के कारण आपका जो है जो समय सीमा रहती है उसमें गतिरोध खड़ा होता है। अनावश्यक रूप से आपका जो है समय जो है, क्योंकि भारत का सबसे ज्यादा प्रशासनिक या कहा जाए तो राजनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण पद है और इसीलिए उनका हर जगह पर उपस्थित होना आवश्यक है। और इसलिए इस प्रोजेक्ट के अंतर्गत ऐसा आपका सरकार की मंशा है कि प्राइम मिनिस्टर के लिए नया आपका जो है नया भवन बनाया जाएगा, और वो इसलिए बनाया जाएगा ताकि जो उनका ट्रेवल टाइम है और जो ट्रैफिक रिस्ट्रिक्शन है उसे समाप्त किया जाए। दूसरा, हेडक्वार्टर ऑफ स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप जो आपका एसपीजी कमांडो होते हैं उनका भी हेडक्वार्टर न्यू जो पीएमओ या न्यू प्राइम मिनिस्टर जो हाउस है उसे बनाया जा रहा है, उसमें हेडक्वार्टर आपका इसका बनाया जाएगा ताकि उनकी सुरक्षा को और ज्यादा मजबूत किया जा सके। प्लस दोस्तों इन एरियाज में जो सरकार द्वारा जिन जगहों को किराए पर लिया गया है उन जगहों पर जैसा कि मैंने पहले बताया सरकार को 1,000 करोड़ से ज्यादा आपका जो है रेंट के रूप में उन जगहों का रेंट या किराया देना पड़ता है। और जब ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा तो सरकार प्रत्येक वर्ष 1,000 करोड़ जो रेंट के रूप में दे रही है उसे बचा सकेगी। अब इसी सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट में कई सारे आपके जो भवन है उसे तोड़ा भी जाना है, जिनमें सबसे पहला इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट, जवाहरलाल नेहरू भवन, कृषि भवन, नेशनल म्यूजियम, निर्माण भवन, रक्षा भवन, शास्त्री भवन, उद्योग भवन, वाइस प्रेसिडेंट रेसिडेंस एंड विज्ञान भवन, इन सभियों को डिमोलिश किया जाना है, तोड़ा जाना है। हाँ, अब इसमें आपको जो बात याद रखनी है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि सरकार द्वारा इन भवनों पर जो व्यवस्थाएं हैं उन सबको भी बंद कर दिया जाएगा, नहीं। सरकार द्वारा इन भवनों में जो व्यवस्थाएं या जिस प्रकार के भी कार्य प्रणालियां चल रही हैं उन्हें दूसरी जगह शिफ्ट किया जाएगा, क्योंकि दोस्तों ये जो भवन है ये बहुत महत्वपूर्ण दिल्ली के एरियाज में आते हैं और वहां पर जो है इन्हें डिमोलिश या तोड़कर नई बिल्डिंगें कंस्ट्रक्ट की जाएंगी, क्योंकि ये सारी बिल्डिंगें अंग्रेजों के समय की है। और जैसा कि मैंने बताया दिल्ली में आपका जो है भूकंप का जोन या संवेदनशील जोन जो है दिल्ली के आपका जो है भूकंप के अंतर्गत आता है, और इस कारण से नई बिल्डिंगों का प्रावधान सरकार ने रखा है। अब आखिर विवाद खड़ा क्यों हुआ? जैसा कि 2012 की अगर बात की जाए तो 2012 के समय पर आपका जब यूपीए सरकार थी तो उस सरकार ने भी यह मंशा जाहिर की थी कि भारत को न्यू पार्लियामेंट भवन की आवश्यकता है। तो वर्तमान में आखिर इसका विवाद खड़ा क्यों हुआ? उस विवाद की जड़ 2018 से प्रारंभ हुई दोस्तों। 2018 की जो वर्तमान सरकार है एनडीए सरकार ने यह प्रस्ताव रखा कि वर्तमान में जो प्रधानमंत्री हैं और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उन दोनों के बीच में ऐसा क्या अंतर है कि जो भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं उन्हें एक छोटा सा आवास दिया जा रहा है, वहां से उन्हें ट्रैफिक का पूरा रूल फॉलो करते हुए संसद पहुंचना पड़ता है, राष्ट्रपति भवन पहुंचना पड़ता है। और जो भारत के पहले प्रधानमंत्री थे उनके लिए एक बड़ा सा एरिया जो है उनके डेथ के बाद उसे एज अ म्यूजियम कन्वर्ट कर दिया गया है, उसे वर्तमान प्रधानमंत्री उपयोग भी नहीं कर सकते। तो आखिर ऐसा क्या है? वर्तमान सरकार की यह मंशा थी कि भारत के जितने भी प्रधानमंत्री हैं उन सभियों को इक्वल ट्रीट किया जाए, एक जैसा आपका जो है उन्हें ट्रीट किया जाए।
तो इस कारण से विवाद आपका जो है 2018 से प्रमुख रूप से प्रारंभ हुआ, क्योंकि सरकार ने यह मंशा रखी जो 3 मूर्ति भवन है और जो जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम है, जो औसतन 40 एकड़ की जगह पर आते हैं, उसका उपयोग पुनः किया जाएगा। कहने का अर्थ है कि इस जगह को आपका जो है डिमोलिश किया जाएगा। भारत के हर प्रधानमंत्री को एक साथ या एक जैसा आपका जो है सम्मान दिया जाएगा और इस कारण से इस जगह का उपयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है, जो 25 एकड़ की भूमि पर है, उसे वहां से हटाकर नई फैसिलिटी में रखा जाएगा। क्योंकि दोस्तों आपने मैप में देखा है, ये जो सेंटर फॉर आर्ट है, ये उस 3 किलोमीटर के एरिया पर ही आ रहा है और क्योंकि सरकार को नए प्रशासनिक भवन बनाने हैं, तो सरकार इस भूमि का उपयोग करेगी और इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट जो है उसे कहीं और जगह पर व्यवस्थित किया जाएगा। और 7 लोक कल्याण मार्ग जो है वर्तमान भारत के प्रधानमंत्री का रेसिडेंशियल एड्रेस है। जो आपने देखा पीएमओ हाउस, जिसे आपने मैप में देखा है, उसे 7 लोक कल्याण मार्ग कहा जाता है, जो 12 किलोमीटर का एरिया है। इसे भी उपयोग किया जाएगा और सरकार की ऐसी मंशा है कि इन दोनों क्षेत्रों को के जो महत्वपूर्ण आपकी भूमि है उसे बेचा जाएगा और उससे आने वाला जो पैसा है उसे इस सेंट्रल रीडेवलपमेंट आपका जो विस्टा प्रोजेक्ट है उसमें लगाया जाएगा। तो विवाद की जड़ जो है दोस्तों, वो 3 मूर्ति भवन, जवाहरलाल नेहरू म्यूजियम, इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट और 7 लोक कल्याण मार्ग है। और वर्तमान जो सरकार है उसके विपक्ष में जो आपके राजनीतिक संगठन है, उनका ये कहना है कि भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे, अगर उनके क्षेत्र को तोड़ा जाएगा या उसका किसी भी तरह से दुरुपयोग किया जाएगा, तो वो उनकी लेगेसी पर आपका जो है किसी ना किसी प्रकार से चोट करना होगा। तो वर्तमान सरकार का यह कहना है कि भारत में कोई भी प्रधानमंत्री हो, उन सभी को एक समान दर्जा दिया जाएगा, एक समान सम्मान दिया जाएगा और इस कारण से जो है ये वर्तमान में आपका जो है डिबेट का विषय बना हुआ है। हालांकि इस डिबेट के आगे बढ़कर दिल्ली हाई कोर्ट में आपका जो है इस सेंट्रल विस्टा रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट को रोकने के लिए की जो है पिटीशन लगाई गई, या कहा जाए तो पीआईएल लगाया गया, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन लगाई गई और न्यायालय से आपका जो है दरखास्त की गई, अपील की गई कि आप इस प्रोजेक्ट को रोकें। हालांकि 31 मई 2021 को दिल्ली का आपका जो हाई कोर्ट है, उसमें जो बेंच जो इस अपील की सुनवाई कर रही थी, उस बेंच में आपका चीफ जस्टिस डीएन पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह थे। उन्होंने इस आपकी पीआईएल को खारिज कर दिया और यह कहकर खारिज किया कि यह जो पीआईएल है यह मोटिवेटेड है, वास्तविक नहीं है। मतलब किसी ने किसी मंशा से इसे आपका जो है लगाया है, इसका वास्तविक कोई भी उद्देश्य नहीं है और इस कारण से न्यायालय ने जिसने पिटीशन दायर की थी उस पर 1 लाख का जुर्माना भी लगाया। तो दोस्तों न्यायालय ने यह बात रखी इस पिटीशन को जो है खारिज करते समय कि यह जो सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है यह देश के लिए वाइटल एंड एसेंशियल है, ये कहा जाए तो भारत के लिए महत्वपूर्ण है, आवश्यक है और इसीलिए इस प्रोजेक्ट का चलना जरूरी है। दूसरा, वर्तमान समय में यदि इस प्रोजेक्ट को रोक दिया जाता है तो जो सैकड़ों आपके जो मजदूर हैं जो ऑन साइट अभी रह रहे हैं, काम कर रहे हैं, आखिर वो इस कोरोना काल में कहां जाएंगे। इस कारण से आपका न्यायालय ने जो है इस पिटीशन को खारिज कर दिया। तो दोस्तों ये आपका था सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आई होप आपको यह विषय समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और पॉलिटिशियन चैनल को सब्सक्राइब करें। आई होप अब आप अपनी राय बना सकते हैं कि वर्तमान सरकार जो कार्य कर रही है वो सही है या गलत। कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं कि वर्तमान सरकार द्वारा जो किया जा रहा है वो सही है या गलत। मिलेंगे इसी चैनल पॉलिटिशियन में नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द। तब तक स्वस्थ रहें और सुरक्षित रहें। धन्यवाद।